Hello, we were discussing the unit 2 of the microeconomics, consumer equilibrium and demand. Okay, so here we will cover part 7 of the unit 2, in which these four topics will be discussed in very detailed manner. Okay, so the first topic is the law of demand, second topic is the movements along with the demand curve, third is the shifts in the demand curve, और इसमें हम डिफरेंट जितने भी फैक्टर्स होते हैं हम सब डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो ये एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है, यानी कि पार्ट 6 से कनेक्टेड है पार्ट 7 और पार्ट 6 जो है कनेक्टेड है पार्ट 5 से. तो ऐसे ही ये इंटर कनेक्टेड पार्ट्स हैं. ठीक है, अगर आप एक पार्ट मिस करके देखते हो तो हो सकता है कि आपको आगे वाले पार्ट में समझ में ना आए. Okay, so let's start with the first topic, which is the law of demand. So law of demand, तो अगर जनरल टर्म में बात की जाए तो एक रैशनल कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को शो करता है और ये बताता है कि कंज्यूमर एक्चुअल में बिहेव कैसे करता है ना. तो ये जो लॉज हैं या मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, ये कैसे बनती हैं, ये जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं या सोसाइटी में जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करके फिर जनरल टर्म्स में देखा जाता है कि हाँ ज़्यादातर लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, तो उसको लॉ या थ्योरीज के नाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड भी कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड है. तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर लॉ ऑफ डिमांड शो करता है बाइंग बिहेवियर का. ओके, से कंज्यूमर जो है वो कैसे बाय करता है. तो अगर हमें पता है कि कंज्यूमर कुछ भी चीज़ अगर बाय कर रहा है तो उसका जो मेन फैक्टर होता है वो होता है प्राइस, है ना, कि कितनी कीमत पे, यानी कि जो प्राइस है उस पर वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, या कितनी डिमांड कर रहा है. अब अगर प्राइसेस में चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आप क्वांटिटी भी चेंज कर दोगे, है ना. अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप कम डिमांड करोगे और अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे. तो कंज्यूमर ए जो है, लेट सपोज करते हैं, इसी तरीके से बिहेव करता है. ओके, बी भी इसी तरीके से बिहेव करता है. सोसाइटी में ज़्यादातर लोग होते हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं. अगर प्राइसेस यानी कि चीज़ जब महंगी हो जाती है तो हम कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और अगर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, सेल में मिलती हैं, तो हम उसे ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं. तो इसी को जनरल टर्म्स में अगर देखा जाए तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं. ओके, जहाँ पर प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो आप कम खरीदते हो, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो आप ज़्यादा खरीदते हो. ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन की गई इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं. डिमांड का ये लॉ है. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. सो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये याद रखना, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डिमांड की बात कर रहे हैं. ओके, सो डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि आप चीज़ें क्यों खरीदते हो, है ना. तो ये आपकी डिमांड है और मैं पूछूँ आप चीज़ें क्यों खरीद रहे हो, आप इसको क्यों खरीद रहे हो. लेट सपोज करते हैं बर्गर क्यों खरीद रहे हो आप, या क्लोथ क्यों खरीद रहे हो, या मोबाइल क्यों खरीद रहे हो. तो पहला जो फैक्टर आता है वो मेन होता है प्राइस का, कि प्राइस सस्ता है, महंगा है, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ. हो सकता है आपके पास इनकम ज़्यादा है. यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी डिमांड को क्रिएट करने में. ओके, हो सकता है कि आप अमीर हो इसलिए आप महंगा फ़ोन खरीदना चाहते हो या सस्ता फ़ोन है, ठीक है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, या हो सकता है कि आप ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि उसका जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो बहुत महंगा है. ठीक है, या आपको ये चीज़ पसंद आती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है. ठीक है, या नंबर्स ऑफ. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो वो तय करते हैं कि आप कितनी डिमांड करोगे या नहीं करोगे. तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ दो फैक्टर ही इन्वॉल्व होते हैं. हम उसमें सिर्फ सिर्फ है ना, सिर्फ प्राइस के चेंजेस बिहेवियर को डिस्कस करते हैं क्वांटिटी पर. यानी कि देखो फैक्टर बहुत सारे हैं, पर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सिर्फ हम प्राइसेस के चेंज होने पर इसका डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में. तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है. पर ज़रूरी नहीं है. ठीक है, पर अब देखो अगर इनकम भी आपकी बढ़ गई और प्राइसेस भी एक तरीके से घट गए तो आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे या कम कंज्यूम करोगे. लेट सपोज करते हैं कि मैंने ज़्यादा कंज्यूम किया. ठीक है, अब बताओ ये ज़्यादा कंज्यूम किया या कम कंज्यूम किया, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, प्राइस का पड़ा या इनकम का पड़ा. अगर दोनों का पड़ा तो किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, प्राइस का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा इनकम के कंपैरिजन में या वाइस वर्सा. ठीक है,
तो अब यहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट जो है वो क्वांटिटी पर पड़ रहा है। हो सकते हैं कि आपको आप आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी यही कहता है कि आपको खरीद लेना चाहिए, तो तीसरा फैक्टर भी आ गया, तो डिमांड को जो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारे एक जो रियल वर्ल्ड है उसमें क्या होता है, ये सारे फैक्टर एक साथ जो है साइमल्टेनियसली या कभी भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर मुझे सिर्फ इसके चेंज होने पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर ये बताना है या ये स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये मानूंगा कि अगर, है ना, ध्यान से सुनना, मैं ये मानूंगा अगर मुझे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करना है, यानी कि सिर्फ प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर मुझे सिर्फ ये स्टडी करना है इसके और इसके चेंज में, तो मैं क्या मानूंगा कि जितने भी अदर फैक्टर हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, सो द लॉ ऑफ डिमांड ये मानता है, अज्यूम करता है कि ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ओके, सो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इसको हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में सेट्रेस पेरिबस भी बोलते हैं, ठीक है, सेट्रेस पेरिबस, ठीक है। सेट्रेस पेरिबस का मतलब होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, ओके, या अनचेंज्ड। So the law of demand describes an inverse relationship between price and quantity demanded. More of the goods are purchased at a low price and vice versa. ठीक है, ज़्यादा गुड्स खरीदे जाएंगे जब प्राइसेस सस्ती होंगी, और ज़्यादा गुड्स, कम गुड्स तब खरीदे जाएंगे जब प्राइसेस महंगी होंगी, यानी गुड्स महंगे होंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड ये शो करता है कि अगर सारे फैक्टर, अदर फैक्टर में कोई चेंज ना हो, तब अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग कम डिमांड करते हैं, और प्राइस कम होता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। और देखो ये दोनों अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। और जब दो वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल क्या है, एक प्राइस है और एक क्वांटिटी है, सो जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन बोल दो आप, इनडायरेक्ट रिलेशन बोल दो, इनडायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, आप इसे बोल सकते हो कि नेगेटिव रिलेशन है इनके बीच में, यानी कि एक ऊपर जा रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, दूसरा माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस भी होता है ना, ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब्स एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and the quantity demanded of a good. Okay, more of the goods are purchased at a low price and less of the goods are purchased at high price. Okay, price, वस्तु महंगी होगी तो हम कम खरीदेंगे, वस्तु सस्ती होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड में ये हम तभी स्टडी कर पाए जो हमने कुछ अज्यूम किया ना, क्या हमने अज्यूम किया, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी कि जो अदर फैक्टर्स है जैसे इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ये इनकम को शो कर रहा है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को शो कर रहा है, ठीक है, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस को शो कर रहा है, एक्सपेक्टेशन नंबर, यानी कि जितने भी अदर फैक्टर हैं वो क्या मानते हैं हम, फिक्स्ड, अनचेंज्ड, कांस्टेंट, है ना, यानी कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा इनमें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड हमें पता चल गया, ठीक है। सो डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या शो करता है, डिमांड फंक्शन प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, और कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड को अगर एल्जेब्रिकली हम शो करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, उसी को हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ चेंज करने पर दूसरे पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। जैसे होता है ना, मशीन है, मशीन में मैंने अगर शुगर कैन डाल रहा हूँ तो आउटपुट क्या निकलेगा, जूस निकलेगा, शुगर, गन्ने का जूस निकलेगा, एग्जैक्टली। तो वो जो मशीन है वो क्या है, फंक्शन है, ओके। और जो हम शुगर केन डाल रहे हैं वो क्या है, इनपुट है, ठीक है, यानी कि हम शुगर केन में चेंजेस कर रहे हैं। अब जिसका शुगर केन जितना ज़्यादा डालेंगे जूस उतना ज़्यादा निकलेगा, जितना कम डालेंगे जूस उतना कम निकलेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो वो जो मशीन है वो क्या है, डिमांड फंक्शन है। ये जो डिमांड फंक्शन ये बता रहा है कि कितना गन्ना डाल रहे हैं तो कितनी जूसेस जो है निकल रहे हैं, है ना। तो डिमांड फंक्शन क्या है, एक मशीन है जो ये शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में कितना रिलेशनशिप है ना। तो प्राइस क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि हम इसमें चेंज कर रहे हैं, फिर इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डिमांड पर क्या पड़ेगा। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है प्राइस पर, अगर प्राइस ज़्यादा कम होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी,
ठीक है, और ए है कांस्टेंट, यानी कि प्राइस चाहे बढ़े या घटे फिर भी आप कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप खरीदते ही खरीदते हो, ठीक है। यानी कि जैसे जो टी लवर होते हैं वो अगर प्राइसेस बढ़े या घटे दूध का, मिल्क का, तो फिर भी वो टी तो पियेंगे ही पियेंगे, एक टाइम तो फिक्स्ड है, एक टाइम तो पियेंगे। यानी कि प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उस चीज़ पे। तो ये क्या शो कर रहा है, वो वही डिमांड शो कर रहा है जिसका प्राइसेस बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें एक टाइम तो टी चाहिए ही, है ना। तो ए क्या है, कांस्टेंट है। वेर ए इज़ द इंटरसेप्ट और बी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डी एक्स एंड पी एक्स, ठीक है। यानी कि कोई डिमांड और प्राइस आर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होते हैं। और देखो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो, नेगेटिव साइन का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप होना या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है दो टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर डिमांड फंक्शन होता है, एक नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन होता है, ओके। लीनियर डिमांड फंक्शन क्या शो करता है, लीनियर डिमांड फंक्शन को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक सिंपल लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। और नॉन लीनियर अगर आप करते हो तो आपको कुछ ऐसा कर्व दिखेगा, है ना, डिमांड कर्व कन्वेक्स टाइप का, है ना, इंडिफरेंस कर्व जैसे हमने देखा था। इसका स्लोप हो सकता है आगे पीछे हो ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिस्कस करनी करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस से, ओके। सो हम आगे देखते हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस, ओके। और कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो हमने डिमांड लो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि डिमांड लो क्या शो कर रहा है, डिमांड लो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को बता रहा है ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब हमने सारे फैक्टर्स जो हैं वो लास्ट पार्ट में, पार्ट 6 में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो अगर डिमांड में चेंजेस हो रहे हो, यानी कि अगर अगर इनमें जो फैक्टर्स हैं, प्राइस में चेंजेस हो रहे हो, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस हो रहे हो, इनकम में चेंजेस हो रहे हो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में अगर चेंजेस हो रहे हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस हो रहे हो, ये जो अदर फैक्टर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस हो रहे हो, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ेगा, डिमांड पे पड़ेगा, है ना। डिमांड लो क्या बता रहा है, इनके बीच में अगर प्राइस में चेंजेस होता है क्वांटिटी पे शो कर रहे हो, है ना, बट डिमांड में चेंजेस इनकी वजह से भी तो हो सकता है। तो अगर अगर क्या हो, अगर इनकी वजह से भी चेंजेस हो और इसकी वजह से भी चेंजेस हो, तो ठीक है, हमें पता है कि डिमांड कर्व जो है वो कैसा दिखता है, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व दिखता है। नेगेटिव स्लोपिंग में हमने बताया था कि ये जो प्राइस है और यहाँ क्या लेते हैं हम, क्वांटिटी लेते हैं। तो प्राइस अगर यहाँ पर है तो क्वांटिटी कितनी होगी, यहाँ होगी। प्राइस को अगर नीचे करते हैं तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी तो डिमांड लो काम कर रहा है ना। डिमांड लो क्या बताता है, प्राइस अगर बढ़ेगी तो प्राइस क्वांटिटी कम होगी, और प्राइस अगर कम होगी तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ यही हो रहा है। तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। और जब नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही ये कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो रहा है, ओके। क्या हो अगर सभी फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हो तो डिमांड में भी चेंजेस होंगे, है ना। अगर सभी, और ये सारे फैक्टर्स क्या बोलते हैं हम, इसको अदर फैक्टर्स बोलते हैं और इसको ऑन फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि इसका डिमांड कर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इनमें चेंजेस होंगे, ठीक है। हमने देख लिया, लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर लिया हमने कि अगर प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्राइसेस अगर लेट सपोज करते हैं, प्राइसेस ये है, प्राइसेस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी देखो बढ़ रही है। अगर ये कम हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है, तो क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q2 हो गया। पर अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, ओके। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं तो डिमांड में क्या कैसे चेंजेस होंगे और इसका इम्पैक्ट जो है वो डिमांड कर्व पर कैसा पड़ेगा, ओके। सो हम इससे डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व पे। तो डिमांड कर्व जो है वो चेंजेस होते हैं डिमांड कर्व में। हो सकता है कि चेंज इन प्राइसेस की वजह से डिमांड कर्व पर इम्पैक्ट पड़े। अब हमने जो फैक्टर्स पढ़े वो क्या थे, ध्यान से देना। वो फैक्टर क्या थे, द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ऑन रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्राइस एक्सपेक्टेशंस, है ना। ये फैक्टर्स थे जिसमें मैंने बताया था ये जो है वो अदर फैक्टर्स हैं और ये जो है ऑन फैक्टर है ना, ये प्राइस। तो ये जो चेंज इन प्राइस है ये ऑन फैक्टर है। तो अगर डिमांड कर में या डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो चेंज इन प्राइस की वजह से हो रहा हो, यानी कि इसकी वजह से हो रहा हो, या हो सकता है कि चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो, यानी कि इसकी वजह से हो रहा हो, ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से, ओके।
अगर प्राइसेस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट, है ना। इससे क्या होता है, डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि अगर देखो डिमांड लो अगर काम कर रहा है तो मूवमेंट होगी। डिमांड लो कब काम करेगा, जब इसके चेंज होने पर इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही है, प्राइसेस के चेंज होने पर डिमांड पे अगर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कर्व में क्या होता है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जो है डिमांड कर पे ही रहता है, कोई कंज्यूमर एक जगह से दूसरी जगह बस मूव करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ यहाँ पर कि मूवमेंट का मतलब क्या हुआ। लेट सपोज करते हैं कि ये डिमांड कर्व है, हमें पता है ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ प्राइसेस लेते हैं। तो लेट सपोज करते हैं ये ए पॉइंट पर कंज्यूमर है ना, यानी कि ए बंडल खरीद रहा है इस प्राइस पर, P1 प्राइस है और Q1 क्वांटिटी है। अब अगर प्राइसेस में चेंज होते हैं तो कुछ भी चेंजेस ले सकते हैं। लेट सपोज करते हैं प्राइसेस कम हो गया है, तो प्राइसेस कम होने पर क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा खरीदी जाएगी डिमांड लो के अकॉर्डिंग। तो प्राइसेस कम हुआ, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब वो कौन से पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। तो देख रहे हो यहाँ पर कंज्यूमर जो है पहले ए पॉइंट पर था, बी पॉइंट पर आ गया। तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो ए से बी की तरफ मूव हुआ जब प्राइसेस में चेंजेस हुए। अगर प्राइसेस और ज़्यादा कम हो जाती है तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, सी पॉइंट पर। तो अगर प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर मूव करता है डिमांड कर्व पर, मूव कर रहा है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। इसको मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर चेंज इन प्राइस है तो मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो। अब क्वांटिटी डिक्रीज कब होगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगे। तो प्राइसेस अगर प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं और प्राइसेस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगी, और जब क्वांटिटी कम होगी तो इस टर्म्स को हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना। तो डिमांड क्या हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है। किसकी वजह से, प्राइसेस की कम होने की वजह से। और क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो कब बढ़ेगी क्वांटिटी, जब प्राइसेस कम होंगे, है ना। आप ज़्यादा कब खरीदोगे, जब प्राइसेस कम होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन का मतलब होता है बड़ा होना, विस्तार, है ना। तो एक्सपेंशन इन डिमांड, जहाँ डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि अगर प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो ये क्या होता है। अब लेट सपोज करते हैं कि अगर अदर फैक्टर में चेंजेस हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स में, यानी कि प्राइसेस को छोड़कर अगर इस फैक्टर्स में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या होगा डिमांड कर्व पर। तो अगर अदर फैक्टर में कोई भी चेंजेस हो रहा है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है डिमांड पे, तो डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ये डिमांड कर्व है, हमने देखा पहले। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर ए पर है, बी पर मूव कर रहा है, सी पर मूव कर रहा है या डी पर मूव कर रहा है, ये डिमांड कर्व पर ही रहेगा, दूसरे डिमांड कर्व पे नहीं जाएगा। शिफ्ट का मतलब होता है कि वो दूसरे डिमांड कर्व पर चले जाएगा, है ना। यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी उसका जो पॉइंट है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है ये हमेशा याद रखना। प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स हैं अगर उनमें चेंजेस हो रहे हैं और उनकी वजह से डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं तो डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। लेट सपोज करते हैं आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे। तो अगर डिमांड बढ़ रही है इनकम के बढ़ने पर तो डिमांड कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखो प्राइसेस तो सेम रहेंगे ना, क्योंकि प्राइसेस, अब देखो अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं तो इसको कांस्टेंट रखा जाता है, ये याद रखना। अगर प्राइसेस, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइसेस अगर चेंज हो रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, और अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो ये कांस्टेंट है। ओके, और डिमांड लॉ में हमेशा वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस ही होगा, ये हमेशा याद रखना, प्राइस ही होगा। तो अगर शिफ्ट हो रहा है, भले ही इनकम की वजह से हो रहा है, हम यहाँ इनकम नहीं लेंगे, हम यहाँ प्राइस लेंगे। तो प्राइसेस क्या होगा, अगर हम इनकम में चेंजेस कर रहे हैं जो कि अदर फैक्टर है तो प्राइसेस को क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट। ओके, तो प्राइसेस कांस्टेंट, तो प्राइसेस अभी भी उतना ही है, पर देखो डिमांड क्या हो गई, पहले इस प्राइस पर हम इतनी डिमांड करते थे, अब इस प्राइस पर हम इतनी डिमांड कर रहे हैं। किसकी वजह से, देखो प्राइसेस की वजह से तो नहीं डिमांड बढ़ी है, तो अदर फैक्टर की वजह से बढ़ी, इनकम मेरी बढ़ी है ना। तो शिफ्ट इन डिमांड, अगर चेंज इन अदर फैक्टर है तो शिफ्ट इन डिमांड होता है। ओके, अब यहाँ पर भी दो टाइप से शिफ्ट हो सकता है, या तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए या डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए, है ना। अगर डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ी है, अगर डिमांड पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं इसी को डिटेल में। मूवमेंट्स ऑन डिमांड कर्व, अब देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, जो कि हमने देखा मूवमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व कब होता है, जब प्राइसेस में चेंज होते हैं। ओके, सो राइज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, ऑन गुड्स का मतलब क्या हुआ, प्राइस, है ना, एक्स।
तो अगर प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, लेट्स सपोज करते हैं डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा, वाई एक्सिस पर हम प्राइस ही लेंगे और इस पे हम क्वांटिटी ही लेंगे, ठीक है, भले ही कोई भी फैक्टर चेंजेस हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस खुद चेंज हो रहा है, तो लेट्स सपोज करते हैं प्राइस इनिशियल लेवल पर इतना था, ठीक है, ये P1 है। अब प्राइस बढ़ा है, राइज इन प्राइस, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ गया, P2 हो गया। तो देखो P2 पर हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, इतनी डिमांड कर रहे हैं। तो पहले हम Q1 करते थे, अब Q2 कर रहे हैं, तो डिमांड क्या हो गई मेरी, कम हो गई। ओके, सो प्राइसेस क्या हुई है, बढ़ी हुई हैं। तो कंज्यूमर क्या कहाँ मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो राइज इन प्राइस में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, याद रखना मूवमेंट होती है, शिफ्ट नहीं होता, मूवमेंट होती है। और अपवर्ड मूवमेंट में हमने क्या देखा यहाँ पर कि क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर क्वांटिटी कम हो रही है यानी कि सिकुड़ रही है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड मूवमेंट होता है प्राइस के बढ़ने पर और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होती है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि अगर चीज़ें महंगी हो गई तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और डिमांड जो है वो ऑन फैक्टर है, इसीलिए शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगी, ठीक है। अब डिक्रीज इन, अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो दूसरे में देखते हैं, ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्राइसेस लेट सपोज करते हैं इन्हीं से पहले प्राइस इतनी थी P1 और क्वांटिटी इतनी थी, कंज्यूमर ए पॉइंट पर था। अब अगर प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, प्राइसेस अगर एक्स की कम हो गई हैं, तो प्राइसेस लेट सपोज करते हैं कम करते हैं, तो डिमांड क्या हो गई, देखो बढ़ गई, ठीक है। प्राइसेस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, कंज्यूमर क्या हुआ, कंज्यूमर ए से बी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो कैसा शिफ्ट यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखो कैसा शिफ्ट दिख रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड शिफ्ट दिख रहा है। ओह सॉरी, शिफ्ट नहीं हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, शिफ्ट वर्ड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट ही होगी, है ना, शिफ्ट नहीं होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है। और देखो यहाँ क्वांटिटी क्या हुई है, क्वांटिटी बढ़ी है। तो क्वांटिटी जब बढ़ती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी कम हुई तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और अगर क्वांटिटी बढ़ी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। तो प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो अपवर्ड मूवमेंट होती है क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाती है, और क्वांटिटी कम होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना, डिमांड में कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है प्राइस के कम होने पर, और क्वांटिटी बढ़ती है तो एक्सपेंशन इन डिमांड। अब बात करते हैं शिफ्ट्स इन डिमांड की, ठीक है। शिफ्ट्स इन डिमांड जो है मैंने बताया था अदर फैक्टर होने की वजह से, अदर फैक्टर में अगर चेंजेस आ रहा है तो उसकी वजह से शिफ्ट होता है, ओके। अदर फैक्टर में हमने बहुत सारे फैक्टर देखे थे, जिसमें से हम पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, जो दो गुड्स आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं या एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है ना। जैसे तो रिलेटेड गुड्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, हमेशा याद रखना, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दो गुड्स हैं तो अगर पहला नहीं है तो आप दूसरा कंज्यूम कर सकते हो, अगर दूसरा नहीं है तो आप पहला कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप बदल सकते हो चीज़ें, है ना। अगर जैसे होता नहीं है कि आप एक तरीके से अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेन नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं सकते, आप पेंसिल से लिख सकते हो, एग्जैक्टली है ना। तो ऐसे गुड्स जिनका एक दूसरे जगह पर, एक दूसरे प्लेस पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सो दोज गुड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन ईच अदर प्लेस, इन ईच अदर्स प्लेस, है ना, जो एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल जहाँ पर किया जा सकता है। और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा जैसे पेन और पेंसिल मैंने लिया, पेन एंड पेंसिल, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाय पसंद करते हो
तो आप कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है। चाय और कॉफ़ी एक जैसे ही है ना। अगर आपको कोका कोला नहीं पसंद है तो आप पेप्सी यूज़ कर सकते हो, ओके। सो ये क्या है, ये एक जैसे गुड्स है, यानी कि जिनका इस्तेमाल एक की जगह पे किया जा सकता है ना। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना, जिनका हम इस्तेमाल एक दूसरे के प्लेस पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको समझ में आओगे, इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आप और एग्जाम्पल सोच सकते हो, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर इसके प्राइसेस में अगर चेंजेस हो रहे हैं, लेट सपोज करते हैं कि अगर एक गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या दूसरे गुड्स पर इसका डिमांड का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, उसमें से एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं और डिस्कस करते हैं, ओके। सो हमने टी एंड कॉफ़ी ली, ओके, टी एंड कॉफ़ी। तो टी की अगर प्राइसेस में, तो दोनों के प्राइसेस में चेंजेस हो सकते हैं। देखो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक के प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरी की डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। सो लेट सपोज करते हैं टी के प्राइसेस महंगे हो गए, तो अगर टी के प्राइसेस महंगे हो गए तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कॉफ़ी पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। कैसे पड़ेगा, अगर टी महंगी हो गई है तो इसका मतलब कॉफ़ी की प्राइसेस सेम है, ठीक है, तो कॉफ़ी सस्ता हो जाएगा रिलेटिवली, है ना, टी के कंपैरिजन में। लेट सपोज करते हैं अगर ये दोनों 5-5 रुपए के थे, ठीक है, अगर ये 7 रुपए का हो गया तो ये अपने आप सस्ता हो गया ना कॉफ़ी, ये 7 का जैसे हुआ ये अपने आप सस्ता हो गया, महंगे हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो टी पसंद करते थे या जो टी पीते थे, महंगे होने पर क्या होगा, कुछ कंज्यूमर्स होंगे शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ, क्योंकि कॉफ़ी सस्ती हो गई है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि यहाँ पर कुछ कंज्यूमर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ कॉफ़ी के कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे क्योंकि वो सस्ता हो गया है ना, टी के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखो कॉफ़ी के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, फिर भी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि जो इससे रिलेटेड गुड्स हैं, इससे रिलेटेड गुड्स कौन से हैं, टी है, इसके प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसे हम ध्यान से समझते हैं और फिर कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं रिलेशन, ठीक है। तो देखो अगर टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो क्वांटिटी है कॉफ़ी की वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना, क्योंकि टी महंगा हो गया तो लोग कॉफ़ी पसंद करेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। और अगर टी सस्ती हो जाती है, इसका उल्टा, तो लोग कॉफ़ी के भी कुछ कंज्यूमर्स जो है टी पर आ जाएंगे, तो टी की डिमांड क्या हो, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो देखो प्राइसेस हम चाय में टी में चेंजेस कर रहे हैं पर इसका इम्पैक्ट जो है कॉफ़ी पर पड़ रहा है। तो देखो कैसा रिलेशन है, ये भी बढ़ रहा 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 है, तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये याद रखना, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो लेट सपोज करते हैं, क्योंकि हम डायग्राम एक चीज़ का ले सकते हैं, तो लेट सपोज करते हैं हमने टी का लिया है और कॉफ़ी का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉफ़ी आएगा और यहाँ पर कॉफ़ी का प्राइस आएगा। अब अगर चाय के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये कॉफ़ी का डिमांड है, चाय के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो देखो अदर फैक्टर है, शिफ्ट होगा, चाय के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो डिमांड बढ़ जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। और क्योंकि प्राइसेस देखो कॉफ़ी के प्राइसेस अभी भी कितने हैं, 5 ही हैं, तो 5 पर पहले इतने कंज्यूम किया जाता था, अब 5 पर इतने, क्यों, क्योंकि चाय महंगी हो गई इसलिए कुछ कंज्यूमर्स आ गए। तो देखो क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, है ना, डिमांड इंक्रीज हुई है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, और यहाँ डिमांड इंक्रीज होती है, और यहाँ डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये याद रखना, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। अगर प्राइसेस कम हो गई तो ये कम हो जाएगी, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो आपको आई होप आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड जॉइंटली, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे के बिना उनका कंजम्पशन हो ही नहीं सकता। ऐसे गुड्स
जो साथ में रहेंगे तभी हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, अलग अलग कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे टी और कॉफ़ी को अलग अलग कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों टाइम पे, एक टाइम पे हम दोनों कंज्यूम तो नहीं करते हैं, या तो टी करेंगे या कॉफ़ी करेंगे। एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दोनों साथ में होंगे तभी हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसे गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, है ना। तो जब साथ में होंगे यानी कि दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ कंज्यूम किया जाता है। अब ऐसे गुड्स कैसे होंगे, जैसे इंक एंड पेन। पेन तभी यूज में होगा जब साथ में इंक होगी। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, बैटरी एंड मोबाइल। मोबाइल तभी चलेगा जब बैटरी होगी उसमें, बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल कैसे चलेगा। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल होगा ही नहीं कार में या बाइक में तो कार कैसे चलेगी। तो क्या होगा कि ये दोनों साथ में होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, तभी इसका कंजम्पशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब अगर एक के प्राइजेस में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या दूसरे की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया तो इसमें भी डिस्कस करेंगे और देखते हैं। लेट सपोज करते हैं हमने पेट्रोल, दो गुड्स लेते हैं, पेट्रोल एंड कार, दो गुड्स लिए हैं, ठीक है। अब अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कार के डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब देखो कार के प्राइसेस तो सेम है, अभी भी वैसे ही हैं, पर इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कार तो खरीदना आसान होता है, पर कार को चलाना, उसमें पेट्रोल भरवाना, ये महंगा हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, फिर डिनाई करते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं कि पेट्रोल जब सस्ता होगा तब कार खरीदेंगे। जैसे कार खरीदना आसान नहीं है, पर कार चलाना, उसमें पेट्रोल भरकर चलाना, ये मुश्किल होता है ना, कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो क्या कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ध्यान देना, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अब कार क्या करोगे, कार कम कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट सपोज करते हैं, और अगर पेट्रोल कम हो रहा है तो कार की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंक और पेन का लेते हैं। अगर इंक के प्राइसेस बढ़ गए तो इंक तो पेन में ही यूज़ होता है ना, तो पेन का भी प्राइसेस बढ़ जाएगा, और जब पेन का प्राइसेस बढ़ेगा कम यूज़ करेंगे। तो देखो कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इनडायरेक्ट ये सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या दूसरा बढ़ रहा है पहला घट रहा है, ओके। सो इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अब अगर कर्व से इसे हम स्टडी करने की कोशिश करें तो हम कार की डिमांड को स्टडी करते हैं, ठीक है। कार की डिमांड को हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम कार लेंगे, यहाँ किसका प्राइसेस लेंगे, पेट्रोल का या कार का, कार का ही, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी है उसका प्राइस है। अब हम कार की डिमांड लेट सपोज करते हैं इतनी है और इस कार का प्राइस जो है वो इतना है ना। तो अब देखो कार का प्राइस, ये डिमांड है, डी से डिनोट कर लेते हैं, और इतनी डिमांड की जाती है। अब पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, तो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब डिमांड उतने ही प्राइस पर, अब डिमांड कम क्यों, जैसे जैसे होता है ना कि प्राइसेस तो हमने कम नहीं किए। अब अगर सेलर सोचेगा, जो बेचने वाला, भाई प्राइसेस तो कम नहीं हुए कार के, या बढ़े नहीं है, फिर डिमांड क्यों कम हो गई, क्योंकि पेट्रोल क्या हो गया, महंगा हो गया, ओके। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो डिमांड कब क्या होगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इतने ही प्राइस पर, तो कार का प्राइस अभी भी सेम है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर अदर फैक्टर में चेंजेस होंगे तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और अगर प्राइस में चेंजेस होंगे तो अदर फैक्टर में चेंजेस नहीं होंगे। तो हम कार के प्राइसेस की चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे दूसरे वस्तु के प्राइस की बात कर रहे हैं, है ना, उसमें चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ अगर प्राइसेस बढ़ता है तो क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है ना। तो इसमें राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व। ये हमेशा याद रखना कि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होती है और इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है ना। आगे बढ़ते, चेंज इन इनकम। अब चेंज इन इनकम अगर हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखो दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स होते हैं, एक इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है जो हम जनरली कंज्यूम करते हैं, और इन्फीरियर गुड्स को आप समझ सकते हो लो क्वालिटी के गुड्स, ठीक है, लो क्वालिटी के। तो अब आप ये बताओ, सिंपल टर्म्स में आप बताओ कि अगर अगर इन एक नॉर्मल गुड्स है, यानी कि जो आप डेली कंज्यूम करते हो, नॉर्मल गुड्स हैं,
अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप नॉर्मल ज़्यादा कंज्यूम करोगे, यस आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और अगर आप इनकम कम हो गई तो आप कम कंज्यूम करोगे, है ना। अगर आप ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ गई तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे, ज़्यादा कपड़े खरीदोगे, है ना, महंगे मोबाइल लोगे। हो सकता है कि सभी को मोबाइल, आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, पहले 3 मोबाइल था, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने 2 मोबाइल और ख़रीद ली, है ना। तो इनकम बढ़ने पर डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और इनकम कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। ये होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। और नॉर्मल गुड्स के केस में देखो, इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो कैसा रिलेशन है इनके बीच में, इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड भी बढ़ा रहे हो, तो देखो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो ये इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो अभी भी एक साथ हो रहे हैं, है ना, ये भी घट रहा है तो ये भी घट रहा है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब बात करते हैं कि अगर इन्फीरियर गुड्स है कोई, इन्फीरियर गुड्स का मतलब एक तरीके से लो क्वालिटी के अगर कोई प्रोडक्ट है, तब आप एक कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है। अब अगर इनकम आपकी बढ़ गई तो आप क्या करोगे, लो क्वालिटी के गुड ज़्यादा कंज्यूम करोगे या कम। अब लो क्वालिटी के गुड जो है वो कम कंज्यूम करोगे, है ना। अब अच्छी क्वालिटी की, अगर आप राशन से सामान लेते थे और फिर उसमें कंकड़ पत्थर, राइस लेते थे तो उसमें कंकड़ पत्थर पहले छांटते थे, गेहूँ अगर लेते थे तो उसे धोना पड़ता था, अब आप क्या करोगे अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो, उस जो घटिया क्वालिटी के गुड्स थे, इन्फीरियर था, उसको आप कंज्यूम नहीं करोगे, उसकी डिमांड कम कर दोगे, तो इनकम आपकी जैसी बढ़ी, आपने उन सब की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। अब आप क्या, अब बासमती चावल या जो पैक्ड चावल्स होते हैं, राइस होते हैं, उनको आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। अब आप मॉल में जाओगे चीज़ें खरीदने के लिए, ना कि रेडी पर चीज़ें खरीदोगे, है ना। अब आप वो सड़े हुए जो थोड़े से धब्बे वाले केले होते हैं वो ना खरीद कर आप महंगे वाले केले खरीदोगे, है ना। तो इनकम बढ़ने पर आप जो निम्न क्वालिटी की, यानी कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो यहाँ देखो कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है, इन्फीरियर में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब अगर हम इसके कर्व की बात करें, ये नोट कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके कर्व की बात करते हैं कि इसका डिमांड कर्व पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो प्राइसेस अभी भी सेम है, उस इन्फीरियर गुड का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस मेरी इनकम बढ़ गई इसलिए मैं कम या ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके, सो नॉर्मल गुड्स के केस में देखते हैं पहले डिमांड कर्व में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओके, सो तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल गुड्स लिया है, ठीक है, और यहाँ मैंने नॉर्मल गुड्स का प्राइस लिया है। हमेशा प्राइस ऊपर ही आएगा और इसकी क्वांटिटी नीचे आएगी, ठीक है। डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, D1 है। अब प्राइस लेट सपोज करते हैं ये है। अब इनकम आपकी बढ़ गई तो आप नॉर्मल गुड ज़्यादा कंज्यूम करोगे, तो डिमांड कर्व क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उतनी ही प्राइस पर ज़्यादा चीज़ें डिमांड करोगे, और अगर डिमांड आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड कर्व कम होगा, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, और ज़्यादा डिमांड करोगे तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनकम कम हुई है तो डिमांड आप कम कर दोगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। अब बात करते हैं अगर इन्फीरियर गुड्स है तो, और कैसा रिलेशन है, हमेशा याद रखना इसमें पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। अब अगर इन्फीरियर गुड्स लें, अगर हम इधर, ये इन्फीरियर गुड्स हैं और ये इन्फीरियर गुड्स के प्राइसेस हैं, तो प्राइसेस तो सेम रहेंगे, प्राइसेस सेम रहेंगे, ठीक है, ये प्राइस है तो ये डिमांड कर रहा है, तो इतने प्राइस पर पहले इन्फीरियर गुड्स इतना खरीदा जाता था, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा परचेज करूँगा या कम, कम परचेज करूँगा। तो यहाँ देखो इनकम बढ़ने पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड का, है ना। इनकम बढ़ने पर मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं कम कंज्यूम कर रहा हूँ, ये याद रखना, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और अगर इनकम मेरी कम हो गई तो मैं दोबारा चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूँगा, तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, मतलब कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो आपको, आई होप आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल अगर इनकम में चेंजेस आते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दो चीज़ों पर पड़ता है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स पे, ओके। और दोनों के डायग्राम मैंने समझा दिए, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो फैक्टर है वो चेंज इन प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अगर किसी को लग रहा है कि आगे फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं किसी गुड्स के, तो आगे महंगा होने वाला है। अब सिंपल आप बताओ, अगर आप सोच रहे हो कि कपड़े जो हैं आगे महंगे होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, कपड़े अभी से ही खरीदना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप डिमांड ज़्यादा बढ़ा दोगे। अगर आपको लग रहा है प्राइसेस कम होंगे तो आप बोलोगे कि जब कम होंगे तभी खरीदेंगे, तो अभी डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे,
ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है, तो ये देखो, ये लेट सपोज करते हैं डिमांड कर्व है और ये डिमांड कर्व का प्राइस है। आपको लग रहा है कि इसके प्राइसेस आगे बढ़ेंगे, अभी देखो एक्चुअल प्राइस तो ये है और ये डिमांड है, आगे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप क्या कर दोगे, डिमांड बढ़ा दोगे, है ना। तो देखो अभी एक्चुअल प्राइस तो सेम ही है पर डिमांड बढ़ गई, है ना, और इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। अब अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस हो रहा है, कोई चीज़ अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है, तो अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो प्राइसेस, ये प्राइस ये क्वांटिटी, ज़्यादा पसंद करते हो तो डिमांड आगे बढ़ जाएगी, कम पसंद करते हो तो डिमांड पीछे हो जाएगी। ओके, numbers of the consumers, more of the numbers of consumers, more will be the demand of the goods, and less of the consumer, less of the demand। ये प्राइस, ये क्वांटिटी और ये, ठीक है, ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे डिमांड ज़्यादा होगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कम कंज्यूमर होंगे कम डिमांड होगी, डिमांड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है कि हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन शो करता है, तब हम डिमांड बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। क्या हो अगर ये नेगेटिव रिलेशन शो ना करे, अगर प्राइस बढ़ने पर लोग कम खरीदने की जगह और ज़्यादा खरीदने लग जाएं, या प्राइस चीज़ें सस्ती होने पर लोग कम खरीदना शुरू कर दें, क्या हो अगर, ठीक है, या फिर प्राइसेस बढ़ जाएं बहुत ज़्यादा फिर भी लोग जो हैं वो खरीद रहे हैं, कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलती है। और जब इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलती है तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, जहाँ पर डिमांड लॉ काम नहीं करता है। अब ऐसे कई डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं या सिचुएशन होती है जहाँ पर डिमांड लॉ काम नहीं करता है। ओके, सो हम इसको स्टडी करेंगे कि डिमांड लॉ कहाँ काम नहीं करता है। तो पहला है गिफन गुड्स में। तो गिफन गुड्स ऐसा गुड्स है जहाँ पर प्राइसेस अगर गिफन गुड्स की बढ़ रही हैं तो उसकी क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कम होनी चाहिए, पर कम नहीं होती, ये एक्चुअली बढ़ती है। ओके, तो देखते हैं गिफन गुड्स क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। सो गिफन गुड्स इज ए स्पेशल वेराइटी ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या होता है, एक टाइप का इन्फीरियर गुड्स ही होता है। इन्फीरियर गुड्स ज़्यादातर कौन कंज्यूम करते हैं, पुअर कंज्यूम करते हैं। ओके, सो सर रॉबर्ट गिफन, ये इकोनॉमिस्ट हैं ऑफ स्कॉटलैंड, observed in the 19th century 1840 that poor people spent the major portion of their income on staple items। staple items का मतलब होता है जो ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाती है, जैसे पोटैटो हो गया। ओके, सो इसमें क्या होता है कि if the prices of these goods rises they will become so poor that they will found to spend less on their items and buy more potatoes in order to get the minimum diet and keep themselves alive। तो देखो ऐसी सिचुएशन देखो कि एक गरीब है और वो गेहूँ चावल ये सारी चीज़ें या जो मेज़ है ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है ना। तो अगर, और मान लेते हैं 100 रुपीज़ की इनकम है जिसमें से वो 80 रुपीज़ तो वो फूड में ही खर्च कर देता है, उसके पास ज़्यादा बचता ही नहीं, यानी कि एक लार्ज पोर्शन अपना वो खाने पीने में ही लगा देता है क्योंकि इसकी इनकम कम है, जो भी कमाता है वो खा लेता है। ओके, सेविंग करने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है, यानी कि डिजायर्स है ही नहीं, है पर उसको पूरा करने के लिए इनकम नहीं है। तो पुअर पीपल के केस में क्या होता है कि वो इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे गुड्स में जो इन्फीरियर गुड्स होगा, ऐसे गुड्स में अगर इसके प्राइसेस बढ़ने लग जाए तो पुअर पीपल को लगेगा कि अगर इसके प्राइसेस और ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ते रहे तो मैं तो इस लायक भी नहीं बचूंगा कि उसे खरीद सकूं, जिससे दो वक्त का जो टाइम है वो फूड मिल सके। तो ऐसे में पुअर जो घबरा जाता है ना, ऐसी सिचुएशन में वो प्राइसेस बढ़ने पर और ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, वो खरीद भी नहीं पाएगा, फिर भूखे पेट रहेगा या मर जाएगा। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में वो जो गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है, वो गिफन गुड्स बन जाता है। ओके, है तो इन्फीरियर गुड्स ही पर गिफन गुड्स हो गया। ओके, तो इसको हम गिफन गुड्स बोलते हैं, जहाँ पर कंज्यूमर को ये लगता है कि आगे फ्यूचर में प्राइसेस उसके और बढ़ने वाले हैं, और अगर वो अभी ज़्यादा नहीं खरीद लेगा तो फिर उसके पास फिर वो इतने पैसे भी नहीं बचेंगे कि वो उसको खर्च कर सके, उसको खरीद सके। ओके, तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए प्राइसेस जब बढ़ता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद कर स्टॉक कर लेता है ताकि
आगे होने वाले फ्यूचर में अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो उसके पास एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें तो बची हों, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी उसकी और बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में जब प्राइसेस बढ़ते हैं, ऐसे केसेस में प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो क्वांटिटी क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रही है। अब हमने देखा था कि डिमांड लो जब काम करता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस अगर बढ़ रही है तो ये घट रहा है, और अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव इस तरफ बनेगा। पर अगर पॉजिटिव रिलेशन हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो डिमांड कर्व कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ क्वांटिटी है और ये इसका प्राइस है। तो देखो अगर प्राइस इतना है तो इतना कंज्यूम कर रहा है, प्राइसेस अगर बढ़ी तो इसने क्वांटिटी भी बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ डिमांड लो काम नहीं करता है गिव एंड गुड्स के केस में। आगे बढ़ते हैं। हाईली इसेंशियल गुड्स, कुछ गुड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशन अगर गवर्नमेंट द्वारा फ्री ना की गई होती तो सिर्फ अमीरों को ही मिलती, है ना। ये लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए तैयार होते कितनी भी प्राइसेस होती। तो ऐसे हाई इसेंशियल गुड्स की अगर बात करें, द फाइनली इन केस ऑफ द सर्टेन हाई इसेंशियल आइटम सच एज द लाइफ सेविंग ड्रग्स पीपल बाय फिक्स्ड क्वांटिटी एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस। यानी कि पीपल जो है वो खरीदते ही खरीदते हैं, भले ही अब जैसे कोई बीमार है, कैंसर है उसे, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी फिर भी वो परचेज करेगा ना, उसे तो परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, क्वांटिटी पे कोई चेंजेस नहीं होता है। और डिमांड लो क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा हो तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए, प्राइसेस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिमांड लो फेल हो जा रहा है। तो ये दूसरा एक्सेप्शन है, ओके, सॉरी ये दूसरा है, ठीक है, नंबर में गलत हो गया। सो ये हाईली एसेंशियल गुड्स हैं, ठीक है। जैसे हार्ट पेशेंट्स, जो हार्ट का पेशेंट है, विल बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द सॉर्बिट्रेट वेदर प्राइस इज लोअर हाई। तो ये जो दवाई ये तो खरीदेगा ही खरीदेगा, भले ही प्राइस महंगी हो सस्ती हो। द रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंजेस ऑलमोस्ट नील इन केस ऑफ द सच कमोडिटी, डिमांड कर्व इज लाइकली टू बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और ऐसे में क्या होता है कि डिमांड कर्व कैसा दिखता है, डिमांड कर्व ना तो ऐसा दिखेगा ना तो ऐसा दिखेगा। तो डिमांड कर्व कैसा दिखता है, डिमांड कर्व ऐसा दिखता है, ठीक है। जहाँ पर देखो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये क्वांटिटी है और ये प्राइसेस, प्राइसेस बढ़े P1 से P2 हुआ फिर भी क्वांटिटी सेम है, प्राइसेस कम हुआ फिर भी क्वांटिटी सेम है। क्योंकि ज़्यादा खरीद कर क्या करेंगे, मेडिसिन ज़्यादा थोड़ी ना खरीदी जाती है। मेडिसिन अगर सस्ती हो गई तो क्या आप ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दोगे, रख लोगे घर में, ऐसा नहीं होगा। जब आप बीमार पड़ते हो तभी खरीदते हो, ओके। थर्ड जो पॉइंट है वो है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं, यानी कि जिसको कंज्यूम करने पर सोसाइटी में एक अलग ही चमक हो जाती है आपकी। जैसे महंगी कारें, अगर आप सोसाइटी में महंगी कार खरीद के खड़ी कर देते हो तो लोग देखने लग जाते हैं, आपकी वाही वाही होने स्टार्ट हो जाती है। अब आईफोन अगर आपके पास है और आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है तो आपकी वैल्यू जो है वो उस फ्रेंड सर्कल में बढ़ जाएगी। तो जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, ठीक है, प्रेस्टिजियस गुड्स को वेबलन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा प्राइसेस महंगा होता है लोग उतना ज़्यादा कंज्यूम करने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्राइसेस अगर ज़्यादा महंगी होगी, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उनकी सोसाइटी में वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि और कोई तो खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। तो पीपल समटाइम्स बाय सर्टेन कमोडिटी लाइक डायमंड्स एट हाई प्राइसेस डू नॉट देयर द इंट्रिंसिक वर्थ, वो जो उसकी वैल्यू उसके लिए नहीं खरीदते, बट टू डिस्प्ले देयर रिचेस टू द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन विच दे देमसेल्फ बिलोंग्स। दिस इज नोन एज द, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। जहाँ पर कंज्यूमर इसलिए बाय कर रहा है ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को अलग कर सके, है ना, अपनी अमीरी दिखा सके। विच इंक्लूड्स पीपल टू परचेज आइटम कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन का मतलब महंगी चीज़ें खरीदना, सच एज जैसे डायमंड्स खरीदना, स्पोर्ट्स कार खरीदना, आईफोन खरीदना, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, इसकी डिमांड बढ़ती है। पॉजिटिव रिलेशन है, डिमांड कर्व कैसा दिखता है, अपवर्ड स्लोपिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस। तो ऐसे अब देखो कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो वो ये वो ये एज्यूम करता है कि अगर चीज़ें अगर महंगी हैं तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होंगी, और अगर चीज़ें अगर सस्ती हैं तो उसकी क्वालिटी भी सस्ती होगी। ये अगर कंज्यूमर एज्यूम कर रहा है तो ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, ओके, वॉयलेट हो जाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो देखो अगर जैसे आप जैसे ठेले पे जो सामान बिकता है
उसके प्राइसेस कम होते हैं, पर जो मॉल में बिकता है वही कपड़ा वो महंगे होते हैं। तो क्यों लोग मॉल में जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है जो ठेले पे बिक रहा है वो सस्ता है और कम क्वालिटी का होगा, क्योंकि सस्ता है तो कम क्वालिटी का होगा। ओके, सो ऐसे में क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्राइसेस महंगे होते हैं लोग उतनी डिमांड ज़्यादा उसकी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी देखते हैं कि अगर प्राइसेस ज़्यादा है तो क्वालिटी भी क्या होगी उसकी हाई होगी, अगर प्राइसेस कम है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी कम होगी, यानी कि क्वालिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस। लोग उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी को जज करते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो लोग सोचेंगे क्वालिटी ज़्यादा हाई है इसलिए ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और फिर इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा और हमारा डिमांड कर्व जो है वो ये ऐसा कब बनता है जब नेगेटिव स्लोप हो, यानी कि नेगेटिव डिमांड रिलेशनशिप हो। पर पॉजिटिव में कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और डिमांड कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। सो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको डिमांड के बारे में अच्छे तरीके से आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, जिसमें हमने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की कि अगर अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं तो डिमांड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, शिफ्ट होता है, मूवमेंट होता है, हमने डिस्कस कर लिया। और ये भी हमने डिस्कस किया कि किन चीज़ों पर डिमांड लो काम नहीं करता है, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के गुड्स देखे। ठीक है, फिर उसमें हमने देखा कि डिमांड कर्व जो है उसमें नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व नहीं होता है। ठीक है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डिमांड लो वर्क तभी करता है जब इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हो। ठीक है, क्योंकि डिमांड लो यही कहता है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट देयर शुड बी द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो नेगेटिव रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में तो इसका मतलब डिमांड लो वर्क कर रहा है। अगर नहीं है किसी सिचुएशन में या किसी गुड्स में तो इसका मतलब डिमांड लो वर्क नहीं कर रहा है, वो लेट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो थैंक यू।